सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड रेंट एज द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल। कि ऐसा कौन है जिसने कहा था कि रेंट जो है वो इसलिए मिलता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसकी जो पावर्स है वो डिफरेंट है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। यानी कि बेसिकली हम बात करें तो वो बात कर रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनको रेंट मिलता है। तो हम सबको पता है लैंड के बारे में और रेंट के बारे में बात किसने करी थी, लैंड और रेंट के बारे में बात तो डेविड रिकार्डो ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन। इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ को हम एग्रीगेट में कंसिडर करते हैं। तो कह रहा है अगर दो इंडिविजुअल्स हैं और हमें उनका सोशल वेलफेयर फंक्शन निकालना है तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हमें आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि एग्रीगेट में लेकर चलते हैं। तो एग्रीगेट में इसमें से कौन सा है, एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, चीज़ों को सम करना, उनको टोटल करना। तो W इज अ फंक्शन ऑफ UX प्लस UY, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, डेडवेट लॉस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो टैक्सेशन कैन पोटेंशियली क्रिएट डेडवेट लॉस। तो आपको पता है जब भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट उससे डेडवेट लॉस होता ही होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है प्राइस फ्लोर सच एज मिनिमम वेजेस एंड लिविंग वेजेस लॉस कैन नॉट क्रिएट डेडवेट लॉस। कह रहा है कि सिंपल भाषा में बोल रहा है कि प्राइस फ्लोर जो हम करते हैं उससे जो है प्राइस फ्लोर से जो है डेडवेट लॉस क्रिएट नहीं होता। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चाहे प्राइस फ्लोर हो चाहे प्राइस सीलिंग हो, डेडवेट लॉस तो होता है। डेडवेट लॉस अकर व्हेन सप्लाई और डिमांड आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ठीक है कि जब सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम में नहीं होते तब हमारा डेडवेट लॉस होता है, ये भी ठीक है। और फोर्थ है कि प्राइस सीलिंग सच एज प्राइस कंट्रोल एंड रेंट कंट्रोल जो है वो क्या करता है, डेडवेट लॉस क्रिएट करता है। तो अभी बताया दोनों ही क्रिएट करते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग का है। तो आपको एक बात याद रखनी है, प्राइस फ्लोर, फ्लोर क्या होती है, ज़मीन। और जब भी प्राइस फ्लोर होता है और वो बाइंडिंग कब होता है, जब हम उसको इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर लगाते हैं। फ्लोर है, बेस है, लेकिन लगाते हैं वो इक्विलिब्रियम से ऊपर लगाते हैं। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, डेडवेट लॉस हो जाएगा इन द केस ऑफ प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग क्या होती है, सीलिंग होती है छत यानी ऊपर, लेकिन वो कब बाइंडिंग होता है, जब हमारा क्या होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होता है। तो इस केस में हमारा डेडवेट लॉस क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा सारा क्या हो जाएगा, डेडवेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग दोनों के केस में हमारा क्या होता है, डेडवेट लॉस क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूछ रहा है। तो अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट्स देखे तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड ये सब आपके PGT लेवल पर नहीं होता है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तभी मैं बोलती हूँ कि आप थोड़ा हायर लेवल पढ़िए, जिससे आप लोअर लेवल वाली चीज़ें जो है आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन पर आते हैं वापस। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या सही है, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डिवाइस सोल्यूशन। कह रहा है कि जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है ना वो ये बताता है कि एनवायरमेंटल पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरमेंट के ऊपर और उसके क्या क्या सोल्यूशंस है। बिल्कुल सही है। इट कैन बी पर्सपेक्टिव बेस्ड और इंसेंटिव बेस्ड। इसका क्या मतलब है, पर्सपेक्टिव बेस्ड मतलब कि परसेप्शन दिखाता है गवर्नमेंट का क्या परसेप्शन है, कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं आप इसको, कि क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्लीन एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। तो ये परसेप्शन है गवर्नमेंट का। जबकि इंसेंटिव क्या है, इंसेंटिव कैसे देती है गवर्नमेंट, जैसे सोलर पंप है तो उस पर आपको क्या दे रही है, फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंसेंटिव बेस्ड हो गया। एक्सटर्नैलिटी जो है वो एडिशनल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दैट आर नॉट पेड बाय बिजनेस और इट्स कंज्यूमर इज अ मेजर सब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। आप पढ़ते हैं एक्सटर्नैलिटी होती है, पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है ना, प्रोडक्शन में होती है, कंजप्शन में होती है, तो ये भी सही है। अनदर मेजर सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज, ये ठीक है, ये ठीक है, और उसके बाद ये भी ठीक है। अनदर मेजर सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज प्लेसिंग द वैल्यूज ऑन द गुड्स सच एज क्लीन एयर एंड कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ लॉसिंग दोज गुड्स। ठीक है, अगर मान लो हम लूज कर देते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल चीज़ों का आपको पता है कोई प्राइस नहीं होता, लेकिन हमें उनको प्राइस देना पड़ता है ताकि हम ये बता सकें कि इन चीज़ों की भी वैल्यू है, ताकि लोग उसको वैल्यू करें। ठीक है, जैसे हम कंटिंजेंट मेथड यूज़ करते हैं इनको वैल्यू करने के लिए। नेक्स्ट है, सिंस एनवायरमेंटल गुड्स आर फॉर कंट्री, एनवायरमेंटल
इकोनॉमिक्स ऑफन रिक्वायर नेशनल अप्रोच, तो इसका आंसर है नो। तो क्या जो एनवायरनमेंट है ये सिर्फ हमारा है, इंडिया का है? नहीं। जो हवा है वो सारी जगह पर है, ठीक है। जो पानी है वो सब जगह पर है, पूरे वर्ल्ड में है। तो ये एक नेशनल अप्रोच नहीं है, इंटरनेशनल भी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 करेक्ट है, ये वाला आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जो भी एक्सप्लेनेशन है मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ 25th क्वेश्चन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि डाटा अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी समझते हैं आप कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम करते हैं वीकली मंथली किसी डाटा को अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी का डाटा है और यहाँ पर ईयर है, तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलेंगे? और 2 वेरिएबल डाटा वेयर वन ऑफ द वेरिएबल इज टाइम, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज़। दूसरी सीरीज़ क्या होती है? क्रॉस सेक्शनल, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्पेटियल क्लासिफिकेशन। स्पेटियल क्लासिफिकेशन यानी ज्योग्राफी या लोकेशन के अकॉर्डिंग जब हम डाटा को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंसस होता है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पेटियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनि मतलब सिंगल, वेरिएट मतलब वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, उसके इर्द गिर्द जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनका भी बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर मार्केट रिजिडिटीज़ आर द रीज़न फॉर द पुअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ है, प्रोडक्टिविटी थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी बेटर नहीं हो पाई। बिल्कुल ठीक है। आफ्टर 1991 पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडेड मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 1991 के बाद क्या पब्लिक सेक्टर ने हमारे को ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था या हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? तो प्राइवेटाइजेशन में हुआ था। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। सी है इंडियाज़ लेबर लॉज आर द मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड लेबर, ठीक है। तो कहता है जो लेबर लॉज है वो मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑफ द, वैसे तो देखो हमें आंसर मिल चुका है बट एक बार मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ देती हूँ कि लेबर लॉज जो हैं वो मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइज लेबर, यानी कि वो ऑर्गेनाइज लेबर के लिए बने हुए हैं। अनऑर्गेनाइज लेबर को कोई भी ऐसे लॉज या उनके प्रोटेक्शन नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और फिर इन 1990s द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडरवेंट रीस्ट्रक्चरिंग। बिल्कुल ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक चेंज आया, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हम सबको पता है, तो ये भी हुआ था, तो ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नैलिटी की टाइप्स पूछी है, इसमें से कौन सा टाइप नहीं है? पॉजिटिव कंजप्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजप्शन, प्राइवेट प्रोडक्शन। तो प्राइवेट प्रोडक्शन नाम की तो आई डोंट थिंक सो कोई चीज़ है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट, द टर्म फर्स्ट नॉन यूज ऑफ टर्म इकोनोमेट्रिक्स वॉज गिवन बाय। किसने सबसे पहली बार इकोनोमेट्रिक्स टर्म दिया था? तो इसका आंसर है पॉवेल सियोम्पा, ठीक है। तो जो कि एक पॉलिश्ड इकोनॉमिस्ट है। जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में आपको पता ही है कि वो कौन थे। एडोल्फ वैगनर आपको पता है, पब्लिक इकोनॉमिक्स में वैगनर हाइपोथेसिस दे रखी है, तो वो गए। और वॉल्टर एकन, ठीक है, तो वो कौन है? वो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ऑर्डो लिबरलिज्म के बारे में स्टडी की थी, ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसने क्या चीज़ दी है। नेक्स्ट है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्लाइड डाटा साइंस टेक्निक्स। इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि हम जिसमें टाइम सीरीज लगा सकते हैं? तो आप देखो पहले, बिजनेस पे लग सकता है टाइम सीरीज, बिल्कुल सही है कि हम फोरकास्टिंग करते हैं बिजनेसेस में, है ना, देखते हैं। फाइनेंस में होता है स्टॉक मार्केट शेयर्स जिसको हम पढ़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हाँ हो सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन बी कि हमें सप्लाई कितनी करनी है इसकी हम फोरकास्ट करके रखेंगे, कितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई करेंगे। न्यूरो स्टिमुलेशंस, आई डोंट थिंक सो। प्रोडक्शन में आप कर सकते हैं प्रोडक्शन में हो सकता है, राइट। शेड्यूल ऑफ रेट्स नहीं, कि क्या क्या रेट्स आपको रखने हैं, नहीं। इन्वेंट्री प्लानिंग, यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 6 8, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से एलिमिनेट करने आने चाहिए। और अगर आपको थोड़े बहुत भी समझ में आ गया तो आप ऑप्शन से देख लीजिए, ठीक है। कि अगर आपको लग रहा है, जैसे मान लो आपको 1 2 लग रहा है, 4 लग रहा है, लेकिन आपको प्रोडक्शन में मान लो या शेड्यूल ऑफ रेट्स पे डाउट है, तो आप ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's class is a purely random process is a stationary series। ऐसा कौन सी क्या होता है? अब ये देखिए इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है जो कि DSSB में पूछा गया है और वो भी हायर लेवल का पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाऊँ तो आप बता सकते हैं, मैं पूरा आपको नोट्स के साथ विद हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, इफ़ यू वांट तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट सीरीज़ में उसकी स्टार्ट कर दूँगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ज़ीरो मीन। तो प्योरली रैंडम सीरीज़ क्या हो सकती है? ये मेरे नोट्स में से ही है, तो आप देख सकते हैं। स्टोकैस्टिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि क्या होता है जिसमें हम रैंडम जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम अगर टाइम के साथ ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल GDP है, उसको हमने 2010, 11, 12 इस तरीके से ऑर्डर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? स्टोकैस्टिक प्रोसेस। स्टेशनरी कब होता है? स्टेशनरी तब होता है जब मीन म्यू होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा और कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो होता है हमारा स्टेशनरी स्टोकैस्टिक प्रोसेस। अब हमसे पूछा था प्योरली रैंडम प्रोसेस, यानी प्योरली स्टोकैस्टिक प्रोसेस कब होता है? तो इसी का ही स्पेशल केस है ये, जिसमें हम कहते हैं कि मीन ज़ीरो हो, वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर हो और कोवेरिएंस दो वेरिएबल्स के बीच में ज़ीरो हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? वाइट नॉइस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आई नो आपको ये इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा क्योंकि इट इज़ टेक्निकल टर्म्स, तो इसके लिए आपको पूरा डेप्थ में समझना पड़ेगा। स्टिल आई ट्राई कि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। तो